Good morning, children. This is your Bhagwat madam for simple physics. We were on our chapter optical instrument. इसके पहले हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देखे थे जिसमें कि लेंसेस का यूज़ किया गया था, या तो वो कॉन्वेक्स लेंस थे या कॉनकेव लेंसेस थे. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दैट मीन्स द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. सो उसके लिए ऑब्वियसली लेंस नहीं बल्कि मिरर का यूज़ होगा. एक और रीज़न है जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज़ किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, दैट इज़ क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन. मतलब ये है कि जो लेंसेस है उनके स्फेरिकल सरफेस की वजह से अलग अलग कलर की रेस अलग अलग जगह पर फोकस होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन. फोकस एक जगह होना चाहिए लेकिन अलग अलग कलर की रेस अलग अलग जगह पर फोकस होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर. उसी तरह से स्फेरिकल एबरेशन मतलब है कि जो पैरेलल रेस इंसिडेंट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज इंसिडेंट होती है किसी भी स्फेरिकल लेंस के ऊपर, तो जो बीच वाली जो रेज है, मतलब जो सेंटर की तरफ जो इंसिडेंट होती है रेज, वो काफ़ी दूर फोकस होती हैं किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर, एज़ कंपेयर टू द रेज जो कि कॉर्नर पर इंसिडेंट होती हैं. तो स्फेरिकल एबरेशन का मतलब है कि सभी रेज जो मिरर पर लेंस पर इंसिडेंट होती है वो अलग अलग जगह पर फोकस होती है. और क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब है कि अलग अलग कलर की रेस प्रिंसिपल एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट पर फोकस होती है. तो ये दोनों एबरेशन मतलब ये दोनों एक तरह से डिफेक्ट्स हैं. तो ये डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ किया गया. सो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह के पाए जाते हैं. एक तो है कैसिग्रेन टेलीस्कोप और दूसरा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप. तो लेट अस फर्स्ट वॉच द कैसिग्रेन टेलीस्कोप. कैसिग्रेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द साइंटिस्ट कैसिग्रेन, सो दिस इज़ कॉल्ड कैसिग्रेन टेलीस्कोप. अब इसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखिए, इसी में समझ में आ रहा है. इसमें कैसिग्रेन टेलीस्कोप में सबसे पहले जो यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर. यहाँ ऊपर जो आपको बताया गया था एबरेशन, क्रोमेटिक और स्फेरिकल, दोनों एबरेशन को इसकी हेल्प से काफ़ी हद तक कम किया जाता है. तो ये जो है ये कहलाता है पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, जिसमें बीच में एक स्मॉल होल होता है. तो ये पैराबोलिक कॉनकेव मिरर रखा गया है. इसके फोकस F है और इसके फोकस के ही पाथ पर एक कॉनकेव मिरर M रखा गया है. इसके बाद इस होल के सामने आईपीस के फॉर्म में एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ है वो रखा गया है. और जो ऑब्जेक्टिव है जो कि है पैराबोलिक कॉनकेव मिरर C, वो काफ़ी लार्ज एपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का है. सो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा. और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये एक पाइप के अंदर, सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर किया जाता है. एक एंड पे ये वाला पूरा मिरर लगा रहता है और अंदर की तरफ ये वाला मिरर रहता है M, सेकेंडरी मिरर. सो नाउ लेट्स सी द वर्किंग एंड रे डायग्राम. काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट रखी है, उससे रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल इंसिडेंट हो रही है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर के ऊपर. मिरर से फिर से रिफ्लेक्शन होगा और O एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेज आकर मीट हो रही हैं. दैट मीन्स इमेज फॉर्म हो रही है. सो ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होती हैं.
और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ आई पीस विच इज़ अ स्मॉल फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस। सो ये हो गया कैसेग्रेन टेलीस्कोप। अब अगर ऑब्जेक्टिव मतलब जो पैराबोलिक कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ अगर FO है, ऑब्जेक्टिव FO, और जो आई पीस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी अगर फोकल लेंथ FE है, तो इस कैसेग्रेन टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो दिया गया है m = -FO/FE। So this is the magnifying power of Cassegrain telescope. Now from this expression it is clear that the FO should be greater and FE should be less for greater magnification. मतलब अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए तो ऑब्जेक्टिव जो मिरर है ये पैराबोलिक कॉन्केव मिरर उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। इसीलिए ये अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है, ग्रेटर फोकल लेंथ एंड स्मॉल फोकल लेंथ। लेट अस सी नेक्स्ट। ये जो अभी मैंने बताया यही है, FO शुड बी ग्रेटर, FA शुड बी लेस। नेक्स्ट सेकेंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब न्यूटोनियन टेलीस्कोप ऑब्वियसली न्यूटन साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड न्यूटोनियन। अब इसमें देखिए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके एक एंड पर लार्ज फोकल लेंथ का एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है और उसके फोकस F है और फोकस की ही डायरेक्शन में एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। इसमें यही डिफरेंस है कि एक प्लेन मिरर रखा है और ये अगर एक्सिस है पाइप का और इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस अगर है, दोनों मिरर का ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, और उस पाइप का भी जिसमें ये दोनों रखे हुए हैं। तो ये जो प्लेन मिरर है ये 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसे रखा रहता है। सो दिस इज़ कंस्ट्रक्शन। यहाँ से जो रेज जाएंगी वो ऑब्वियसली आई पीस के थ्रू देखनी पड़ेंगी। तो आई पीस एक स्मॉल फोकल लेंथ वाला एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। नाउ रे डायग्राम एंड वर्किंग। दूर रखी ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस पैराबोलिक कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और जो कि प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं। ये प्लेन मिरर क्योंकि 45 डिग्री पर रखा हुआ है तो ये इसको नीचे की तरफ बेंड कर देता है और जो कि O पर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। इस रियल और इन्वर्टेड इमेज को स्मॉल फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, मतलब आई पीस से देखा जा सकता है। सो दिस इज़ रे डायग्राम एंड वर्किंग। सो जैसे हमने कैसेग्रेन टेलीस्कोप में देखा था, अगर इस कॉन्केव मिरर का ऑब्वियसली एपर्चर और फोकल लेंथ काफ़ी लार्ज है, तो इस पैराबोलिक कॉन्केव मिरर की अगर फोकल लेंथ FO है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और इसकी फोकल लेंथ अगर FE है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस न्यूटोनियन टेलीस्कोप विल बी गिवन बाय m = -FO/FE. So again, for the greater magnification, focal length of objective should be greater and focal length of eyepiece should be less. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या एडवांटेज है, क्यों रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटर हो सकते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इसमें
क्रोमेटिक एब्रेशन जो है, जो मैंने पहले समझाया था, वो इसमें काफ़ी हद तक कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है। तो इसमें इमेज जो है काफ़ी शार्प और क्लियर बनती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। इसमें सेकंड वही जो मैंने बताया, पहले में था क्रोमेटिक एब्रेशन एब्सेंट होता है, स्फेरिकल एब्रेशन इसमें एब्सेंट होता है। थर्ड ये एडवांटेज है कि लेंथ जो है, इसकी लेंथ काफ़ी कम होती है, तो ये काफ़ी हैंडी होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में काफ़ी इजी होता है, हैंडी होता है। उसके बाद अब क्योंकि इसमें एब्रेशन नहीं होगा, तो इमेज जो फॉर्म होगी काफ़ी क्लियर और शार्प होगी, ब्राइटर भी होगी, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है, तो इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ ऑफ स्टोरिंग लाइट। नेक्स्ट एडवांटेज हो सकता है कि जो मिरर्स हैं ऑफ ग्रेटर डायमीटर्स कैन बी ईजीली मैन्युफैक्चर्ड एज़ कंपेयर टू लेंस। मैन्युफैक्चरिंग जो है मिरर्स का वो काफ़ी इजी होता है एज़ कंपेयर टू लेंस। सो ये सस्ता होता है, चीप होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज हो सकता है कि मिरर्स जो हैं उनको हम स्टैटिक कहीं भी रख सकते हैं या लगा सकते हैं, जबकि लेंसेज को लगाने के लिए या फिट करने के लिए कुछ एज होनी चाहिए या कुछ रिम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसका एक ही डिफ़ेक्ट है कि इस तरह का देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे ये 45 डिग्री पर रखना, इसको बराबर इसके फोकस पे रखना। सो ये सब चीज़ें जो हैं इट नीड्स अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट, तो इसीलिए इसका यूज़ जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट हैज़ टू बी डन फॉर इट्स वर्किंग, so it is not easy to use it. So this is about reflecting type telescope. So let's move on our next topic, that is difference. Various differences we will see. So let us see first difference between compound microscope and astronomical telescope. हमने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों का जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो नियरली सेम है। इनका रे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग काफ़ी हद तक सेम है। बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है, लेट अस सी। फर्स्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट देखने के काम आता है, and it is a telescope, so it is used to see astronomical bodies which are very far. इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एक्चुअली ये जो है ये पॉइंट इसमें काफ़ी गलत दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है एज़ कंपेयर टू आई पीस, और इसमें जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो ये इसमें सही दिया है, आई पीस की फोकल लेंथ ग्रेटर है देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। द डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव आई पीस इज़ वेरी लेस एंड इट इज़ वेरी large. In its aperture of objective is smaller than aperture of eyepiece. क्योंकि सामने वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव वो स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी स्मॉल चीज़ें रखी जाती हैं सामने माइक्रोस्कोप के सामने, और आईपीस ज़्यादा फोकल लेंथ और ज़्यादा बड़े अपर्चर का होना चाहिए। टेलीस्कोप में जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसका अपर्चर और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की ग्रेटर होगी एज़ कंपेयर टू आईपीस। नेक्स्ट कंपैरिजन है इन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। सो फर्स्ट लेट अस सी सिमिलैरिटीज। इट्स फोकल लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव
क्योंकि टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए फोकल लेंथ में और अपर्चर में भी एज़ कंपेयर टू आई पीस, जबकि गैलीलियन टेलीस्कोप में भी सेम होता है क्योंकि ये भी टेलीस्कोप है। इसमें भी सेकेंड पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव है इसका फोकल लेंथ और अपर्चर ग्रेटर होगा आई पीस के कंपैरिजन में, और इसमें भी सेम वही होता है क्योंकि ये भी टेलीस्कोप है। मतलब इसमें पॉइंट्स जो है एक में दिया है फोकल लेंथ और दूसरे में दिया है अपर्चर, मैंने दोनों एक साथ बोल दिए। नेक्स्ट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के टाइम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है FO/FE, जबकि इस केस में भी सेम होता है FO/FE। सो दिस इज सिमिलैरिटी। नेक्स्ट जो है डिसिमिलैरिटी, हमने दोनों अच्छे से पढ़े हैं, तो इसमें देखिए आपको याद होगा आई पीस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें आई पीस जो है कॉनकेव लेंस है। इसमें नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो टोटल लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो FO+FE होती है, और इसमें हो जाएगी FO-FE क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कॉनकेव लेंस विच इज़ आई पीस। नेक्स्ट, फाइनल इमेज इज फॉर्म इन्वर्टेड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंडीशन में, जबकि इसमें फाइनल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर इज ग्रेटर, और यहाँ पे इसकी मैग्नीफाइंग पावर लेस होती है। अब ये देखिए, ये क्रॉस वायर मतलब जो आईपीस जो लेंस होता है उस पर एक क्रॉस वायर मतलब एक ऐसा सिंबल बना हुआ होता है जिस पे कि ऑब्जेक्ट बराबर फोकस की जा सके, उसको हम कहते हैं क्रॉस वायर। सो यहाँ पे क्रॉस वायर फिट किया जा सकता है जिससे कि मेज़रमेंट पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ पे क्रॉस वायर फिट करना इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, difference between reflecting and refracting type telescope. So let us see refracting telescope. ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें ऑब्जेक्टिव एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है। इसमें द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस हैज़ क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन, सो फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज कलर्ड एंड इम्प्लिसिट। जबकि इसमें क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय इट हैज़ नो क्रोमेटिक एबरेशन एंड नो स्फेरिकल एबरेशन, सो फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इंटेंस एंड क्लियर। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ लेस कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग लाइट, सो फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज लेस ब्राइट कंपैरेटिवली। सो यहाँ पर भी ऑब्वियसली इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो जो फाइनल इमेज है वो काफ़ी ब्राइटर होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, इसीलिए इट रिक्वायर्स लेस एडजस्टमेंट, सो इट इज़ ईजी टू यूज़। यहाँ पे अभी हमने देखा था डिफेक्ट्स में कि इट रिक्वायर्स मोर एडजस्टमेंट, सो इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़। इट्स लेंथ इज़ ग्रेटर, इट्स लेंथ इज़ लेस। सो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's chapter optical instruments. This was the last topic. So good day and goodbye.